नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सुन रहे हैं स्केरी पॉडकास्ट मेरे यानी विक्रांत के साथ। आज मैं दो बहुत डरावनी कहानियां लाया हूं, एक चुड़ैल की कहानी और दूसरी आदमखोर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक टिके रहेंगे क्योंकि दूसरी कहानी बहुत ही भयानक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम ट्रक वालों की जिंदगी सड़कों पर ही कट जाती है। घर परिवार से मीलों दूर दिन रात बस एक ही मकसद होता है, माल को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना। इन लंबे सफरों में हम ड्राइवरों ने न जाने कितनी अनहोनी और अनसुनी घटनाओं का सामना किया है। कुछ किस्से तो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम किसी को सुनाएं तो लोग उसे हमारा वहम या मनगढ़ंत कहानी समझकर हंस देंगे। लेकिन आज जो आप बीती मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन का वो काला अध्याय है जिसने मुझे सिखाया कि हर सुनसान सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती और हर साया सिर्फ परछाई नहीं होता। ये कहानी है कालिंग घाटी के उस प्यासे साये की जिसने एक रात मुझे मौत के बेहद करीब ला खड़ा किया था। तो चलिए अब ट्रक का दरवाजा बंद कर लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और भयानक होने वाला है। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। ये बात आज से करीब 4-5 साल पुरानी है। सर्दियों के दिन थे। मैं अमृतसर से एक डिलीवरी छोड़कर वापस जालंधर अपने घर लौटा ही था। सोचा था कि कुछ दिन परिवार के साथ आराम से बिताऊंगा। मेरी बीवी हरप्रीत और मेरी 7 साल की बेटी सिमरन मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचे मुझे 2 दिन ही हुए थे कि मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी और गंभीर आवाज सुनाई दी। उसने अपना नाम बताए बिना सीधे मुद्दे की बात की। बलविंदर सिंह जी बात कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी, आप कौन? उसने कहा, पहचान जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। एक सामान है, दिल्ली से जयपुर ले जाना है। काम आज रात ही निकलना है और बहुत जरूरी है। पैसे जितने मांगोगे उतने मिलेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इतनी जल्दी और इतना पैसा। मैंने पूछा, सामान क्या है जी? उसने कहा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ट्रक के पीछे एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा रखा जाएगा, उसे सील कर दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो सील जयपुर पहुंचने तक टूटनी नहीं चाहिए। और हां, एक शर्त है, आपको दिल्ली जयपुर वाला मेन हाईवे छोड़कर पुराने रास्ते कालिंग घाटी वाले रास्ते से जाना होगा। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। कालिंग घाटी का रास्ता ड्राइवरों के बीच बदनाम था। वो रास्ता सुनसान और वीरान था और रात में वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैंने उसे मना करने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने कहा, बलविंदर जी, सोच लीजिए। आपकी बेटी के स्कूल की फीस और घर के कर्जे के बारे में भी सोच लीजिए। 2 लाख रुपए कैश मिलेंगे काम होते ही। 2 लाख, इतनी बड़ी रकम मैंने एक साथ कभी नहीं देखी थी। सिमरन के अच्छे स्कूल में दाखिले का सपना, हरप्रीत के लिए सोने की बालियां, सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने अपने डर पर लालच को हावी होने दिया और हां कर दी। उसने मुझे दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने बंद पड़े गोदाम का पता दिया। जब मैं रात को वहां अपना ट्रक लेकर पहुंचा तो चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ 2 लोग वहां मौजूद थे। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बिना कुछ बोले एक बड़े से पुराने लकड़ी के बक्से को मेरे ट्रक में लोड किया। वो बक्सा करीब एक छोटी अलमारी जितना बड़ा था और उस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। उसे लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर एक बड़ा सा ताला लगाया गया और फिर ताले पर लाख की सील लगा दी गई। उनमें से एक आदमी ने मुझे पैसों से भरा एक बैग थमाया और मेरी आंखों में देखकर सर्द आवाज में कहा, याद रखना, रास्ते में कुछ भी हो जाए ट्रक रोकना नहीं और उस बक्से से दूर रहना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें जयपुर पहुंचना है। उनकी बातें और वो माहौल इतना डरावना था कि एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस वीरान गोदाम से बाहर निकलकर कालिंग घाटी के रास्ते पर डाल दिया।
रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं शहर की रोशनी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई एक पतली सी सड़क बना रही थीं। मैंने सोचा कि मन बहलाने के लिए रेडियो चला लूं। रेडियो पर सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। मैंने स्टेशन बदलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। अचानक उसी खरखराहट के बीच से मुझे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत कुछ बोल रही है, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा शायद सिग्नल की दिक्कत होगी और मैंने रेडियो बंद कर दिया। ट्रक के केबिन में अब सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज थी। मैंने शीशे से बाहर देखा, दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। मैं इस पूरी सड़क पर अकेला था। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा था। इतनी ठंड लगने लगी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे, जबकि मैंने हीटर भी चला रखा था। और ये ठंडक ये मेरे पीछे से आ रही थी, जहां वो बक्सा रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में पीछे देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने खुद को दिलासा दिया, बलविंदर डर मत, ये सब तेरे मन का वहम है। रात के करीब 1 बजे मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। एक पुराना सा ढाबा था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे और मुझे चाय की सख्त जरूरत थी। मैंने उन आदमियों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ट्रक को ढाबे के सामने रोक दिया। ढाबा लगभग खाली था, सिवाय एक बूढ़े बाबा के जो काउंटर पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मुझे देखकर वो चौंके। ओ फौजी, इस वक्त यहां और इस रास्ते पर? उनकी आवाज में हैरानी थी। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और कहा, हाँ बाबा, काम था, जयपुर जाना है। बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मेरे ट्रक की तरफ। उनकी नजरें मेरे ट्रक के पिछले हिस्से पर जाकर टिक गईं। बेटा, कालिंग घाटी के रास्ते पर रात में सफर करना ठीक नहीं, खासकर जब तुम्हारे साथ कोई सवारी हो। मैं उनकी बात नहीं समझा। सवारी? बाबा, मैं तो अकेला हूं। बाबा मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर और रहस्य दोनों थे। उन्होंने कहा, हर सवारी जीती जागती नहीं होती बेटा। ये घाटी एक प्यासे साए का घर है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक दुल्हन की डोली को लुटेरों ने लूट लिया था और उसे मारकर यहीं फेंक दिया था। वो आज भी भटकती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। जो भी रात में यहाँ से गुजरता है वो उसे अपना शिकार बनाती है। उनकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से चाय खत्म की। बाबा ने मेरे हाथ में एक छोटा सा काला तावीज पकड़ा दिया। इसे अपनी जेब में रख ले, भगवान ने चाहा तो तेरी रक्षा करेगा। मैं वहां से निकलना चाहता था, पर बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक आखिरी बात कही, अगर रास्ते में कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना, और अगर वो तेरे पीछे बैठ जाए तो शीशे में उसे देखने की गलती मत करना, वरना वो तेरी आंखों से तेरी रूह खींच लेगी। ढाबे से निकलने के बाद मेरा डर और बढ़ गया था। बाबा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। अब सड़क और भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे जो किसी दैत्य की तरह सड़क पर झुके हुए थे। तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने साइड मिरर में देखा। दूर, बहुत दूर मुझे एक सफेद सा धब्बा दिखाई दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो धब्बा भी तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो साफ हो गया। एक औरत थी सफेद साड़ी में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरा खून जम गया। मैंने बाबा की चेतावनी याद करते हुए ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। मैं बस उसके पास से निकल जाना चाहता था। जैसे ही मेरा ट्रक उसके करीब पहुंचा, मैंने आंखें बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई। उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक काला गहरा गड्ढा था। मैं कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े उसके पास से गुजर गया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा हो। मेरा ट्रक हिल गया। मैं समझ गया वो अब मेरे ट्रक पर है।
फिर मुझे खुरचने की आवाज आने लगी। कोई अपने नाखूनों से मेरे ट्रक के कंटेनर को खुरच रहा था और वो आवाज वो ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां वो बक्सा रखा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये जो भी है वो मेरे लिए नहीं बल्कि उस बक्से के लिए आया है। अचानक मेरे केबिन की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मैंने डर के मारे उस तरफ देखा। वही औरत, उसका बिना चेहरे वाला चेहरा शीशे से चिपका हुआ था, वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैं चीख पड़ा। मैंने ट्रक को सड़क पर इधर उधर लहराना शुरू कर दिया ताकि वो गिर जाए, पर वो किसी जोंक की तरह चिपकी हुई थी। मैं पागलों की तरह ट्रक भगा रहा था। तभी मुझे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। एक पुराना वीरान सा शिव मंदिर। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे वहीं जाना है। मैंने ट्रक को मंदिर के सामने जाकर एक झटके से रोका। जैसे ही ट्रक रुका, वो साया एक भयानक चीख मारकर पीछे अंधेरे में गायब हो गया। मैं कांपते हुए ट्रक से उतरा और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मैं हाँफ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से ट्रक के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो जंजीरें जिनसे बक्से को बांधा गया था वो अपने आप टूटकर गिर गईं और फिर वो बड़ा सा ताला कटक की आवाज के साथ खुल गया। मैं समझ गया वो साया गया नहीं है, वो बक्से को खोलने में कामयाब हो गया है। ट्रक का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक बर्फीली काली धुंध बाहर निकलने लगी और उस धुंध के बीच से वो साया बाहर आया। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा पुराना गहना, शायद वही गहना जो लुटेरों ने उससे छीना था। वो साया अब मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में वो गहना चमक रहा था। मैं जानता था कि अब मेरा अंत निश्चित है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरी उंगलियों ने उस तावीज को छुआ जो बाबा ने दिया था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर वो तावीज गले में पहन लिया और आंखें बंद करके AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। वो साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मुझे उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू महसूस हो रही थी। उसने अपना ठंडा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरे तावीज से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। उस साये ने एक दर्दनाक चीख मारी और कई कदम पीछे हट गया। तावीज से एक नीली रोशनी निकल रही थी जो उसे मेरे पास आने से रोक रही थी। वो गुस्से में इधर उधर भटकने लगा, मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर मंदिर की देहली उसे रोक रही थी। ये लड़ाई पूरी रात चली। वो बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करता और हर बार तावीज और मंदिर की पवित्र शक्ति उसे पीछे धकेल देती। जैसे ही पूरब में आसमान का रंग बदलने लगा और सुबह की पहली किरण उस घाटी पर पड़ी, उस साये की ताकत कम होने लगी। वो कमजोर होकर एक परछाई की तरह दिखने लगा। सूरज की पहली किरण के मंदिर के शिखर को छूते ही वो एक आखिरी दर्द भरी चीख मारकर हवा में विलीन हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सूरज पूरी तरह निकल आया था। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने ट्रक की तरफ देखा। बक्सा खुला पड़ा था और खाली था। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वही लोग थे जिन्होंने मुझे ये काम दिया था। वे शांत थे, जैसे उन्हें पता था कि यहाँ क्या हुआ है। एक आदमी ने मेरे पास आकर कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया बलविंदर। वो बक्सा खाली ही था। हम बस उस साये को उसकी खोई हुई चीज लौटाना चाहते थे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, पर वो शांति से नहीं, अपनी ताकत से उसे लेना चाहती थी। हर कुछ सालों में हमें ये करना पड़ता है। उन्होंने मुझे मेरे पैसे दिए और कहा कि आज के बाद ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने पैसे लिए, ट्रक में बैठा और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। मैंने वो 2 लाख रुपए लिए, पर उस रात के बाद मैंने कभी कालिंग घाटी के रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। मैं जसपाल सिंह, पंजाब के एक छोटे से गांव से पिछले 20 साल से ये हाथ ट्रक का स्टीयरिंग व्हील थामे हुए हैं। इन 20 सालों में
मैंने इस देश की न जाने कितनी सड़कें नापी हैं। दिन रात, गर्मी सर्दी, हर मौसम में मेरा घर ये ट्रक का केबिन ही रहा है। हम ड्राइवरों की दुनिया अजीब होती है। हम किस्से कहानियों के बीच जीते हैं। हर ढाबे पर, हर चाय की टपरी पर आपको कोई न कोई ड्राइवर एक नई कहानी सुनाता मिल जाएगा। कहीं किसी चुड़ैल का किस्सा तो कहीं किसी रूह का। मैं सच कहूं तो मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब थके हुए दिमाग का वहम है या बस रात काटने के लिए बनाए गए किस्से हैं। लेकिन 20 साल के मेरे इस करियर में सिर्फ एक रात ऐसी गुजरी थी जिसने मेरे वहम और हकीकत के बीच के फर्क को मिटा दिया। एक ऐसी रात जिसने मुझे मौत को इतने करीब से दिखाया कि आज भी उस रात को याद करके मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप जाते हैं। ये आप बीती है NH-44 पर मिले उस भूतिया ढाबे की। वो ढाबा जो नक्शे पर नहीं है, जो सिर्फ बदनसीब मुसाफिरों को नजर आता है। ये बात उन दिनों की है जब मैं कश्मीर से मसाले और मेवे लोड करके कन्याकुमारी के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा था। ये देश के सबसे लंबे रूटों में से एक है। सफर को निकले मुझे 3 दिन हो चुके थे। मैं मध्य प्रदेश की सीमा पार करके महाराष्ट्र में दाखिल होने ही वाला था। वो इलाका वैसे भी काफी सुनसान और जंगलों वाला है। सितंबर का महीना था और मानसून अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि ट्रक के वाइपर अपनी पूरी रफ्तार पर चलने के बावजूद शीशा साफ नहीं कर पा रहे थे। सड़क पर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ देती थी। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। मेरा शरीर बुरी तरह थक चुका था। आंखों में नींद भरी थी और पेट में जोरों की भूख लगी थी। मैंने दूसरे ड्राइवरों से इस इलाके के बारे में सुन रखा था। वो लोग इसे द चोर घाटीज कहते थे। रात में यहाँ लुटेरों का डर रहता था, इसलिए ज्यादातर ड्राइवर सूरज ढलने से पहले ही ये इलाका पार कर लेते थे या किसी बड़े जाने माने ढाबे पर रुक जाते थे। लेकिन मैं लेट हो चुका था। मैंने सोचा कि बस कोई ढंग की जगह मिल जाए तो ट्रक रोक कर कुछ देर सुस्ता लूं और पेट पूजा कर लूं। मैं गाड़ी को धीरे धीरे चला ही रहा था कि अचानक मेरे ट्रक के इंजन ने एक अजीब सी आवाज की। इंजन ने 1-2 झटके दिए और बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। मैं, मेरा ट्रक और वो भयानक बारिश उस घने अंधेरे में बिल्कुल अकेले रह गए। मेरे माथे पर पसीना आ गया। इस वीरान जंगल में इस मौसम में ट्रक खराब होना मौत को दावत देने जैसा था। मैंने कई बार चाबी घुमाई पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैं घबराकर नीचे उतरने ही वाला था कि मेरी नजर दूर सड़क के किनारे एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। वो एक पुराने पीले रंग के बल्ब की रोशनी थी जो ढाबा लिखे एक साइन बोर्ड पर पड़ रही थी। बोर्ड का नाम धुंधला हो चुका था, शायद मुसाफिर ढाबा या ऐसा ही कुछ लिखा था। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम मदद तो मिल जाएगी। मैंने देखा कि ढाबा ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ट्रक को लॉक किया, एक मोटी चादर अपने सिर पर डाली और बारिश से बचता हुआ उस ढाबे की तरफ दौड़ने लगा। ढाबा बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। टीन की छत पर बारिश की बूंदें ढोल की तरह बज रही थीं। बाहर सिर्फ एक पुरानी जीप खड़ी थी। अंदर से कोई खास रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि यह ढाबा खुला भी है या बंद पड़ा है। मैंने लकड़ी के भारी दरवाजे को धकेला। अंदर घुप अंधेरा था, सिवाय एक कोने के जहां काउंटर पर एक लालटेन जल रही थी। उस लालटेन की कांपती हुई रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो इतना बूढ़ा था कि उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। उसने एक मैली सी बनियान और धोती पहन रखी थी। वो मुझे बस घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। मैंने दरवाजे से ही आवाज दी, बाबा, ढाबा खुला है क्या? मेरा ट्रक पीछे खराब हो गया है। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हल्का सा हिलाया, जैसे हां कह रहा हो। मैं अंदर गया। ढाबे में अजीब सी सीलन और किसी चीज सड़ने की मिली जुली गंध भरी हुई थी। काउंटर के पीछे दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था जो शायद 10 साल पुराना होगा। उस पर देवी की एक तस्वीर थी
जो लालटेन की रोशनी में डरावनी लग रही थी। मैंने पूछा, बाबा खाने में क्या मिलेगा? बूढ़े ने इस बार भी मुंह नहीं खोला। उसने बस अपनी उंगली से मेनू की तरफ इशारा किया, जो दीवार पर एक काले बोर्ड पर चौक से लिखा था। लिखावट इतनी अजीब थी कि पढ़ ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, बाबा जो भी हो, बस 2 रोटी और दाल ले आओ, बहुत भूख लगी है। बूढ़ा धीरे से अपनी जगह से उठा और बिना कोई आवाज किए पर्दे के पीछे अंधेरे किचन में चला गया। अब मैं ढाबे में अकेला था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाया। कुछ और टेबलें भी थीं, पर वो खाली थीं। तभी मेरी नजर सबसे आखिरी कोने वाली टेबल पर जाकर रुक गई। वहां अंधेरे में कोई बैठा था। वो शायद मेरी ही तरह कोई मुसाफिर था। उसने एक शॉल ओढ़ रखा था और अपना सिर टेबल पर झुकाया हुआ था, जैसे सो रहा हो। मैंने सोचा उसे परेशान न करूं। तभी किचन के पर्दे के पीछे से एक लड़का बाहर आया। उसकी उम्र यही कोई 10-12 साल होगी। उसने एक गंदा सा कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। वो मेरे पास आया और मेरी टेबल पर स्टील का एक गिलास पटका। मैंने उसकी तरफ देखा। वो लड़का बहुत अजीब था। उसका रंग एकदम सफेद, जैसे खून ही ना हो बदन में, और उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली थीं। वो मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रहा था। पानी, उसने बस एक शब्द कहा। उसकी आवाज वो किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी के घिसटते हुए बोलने जैसी थी। अरे छोटू, पानी तो ठीक है, खाना कब लाएगा? मैंने कहा। लड़के ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ा रहा। क्या हुआ, सुन नहीं सकता क्या? उसने धीरे से अपना सिर ना में हिलाया। अच्छा, बोल नहीं सकता? इस बार उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने सोचा, बेचारा बच्चा इस वीरान जगह पर इस अजीब बूढ़े के साथ फंसा है। वो लड़का वापस किचन में चला गया। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आया। एक स्टील की थाली में 2 सूखी रोटियां, कटोरी में काली सी दाल और थोड़ा सा प्याज। मैं इतना भूखा था कि मैंने अब देखा न तब पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डाल लिया। जैसे ही निवाला मेरे मुंह में गया, मुझे उल्टी सी आई। दाल एकदम ठंडी थी और उसका स्वाद बहुत अजीब था। ऐसा लगा जैसे मैं दाल नहीं बल्कि लोहा या जंग चबा रहा हूं। एक धात्विक सा स्वाद मेरी पूरी जबान पर फैल गया और उसमें से एक मीठी सी सड़ा हुआ गंध आ रही थी। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। वो अब भी मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने सोचा शायद भूख की वजह से मेरा ही स्वाद बिगड़ गया है। मैंने जबरदस्ती 2-4 निवाले और खाए, पर मुझसे और नहीं खाया गया। मैंने पानी पिया और हाथ पोंछते हुए बूढ़े से कहा, बाबा रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, ट्रक सुबह ही ठीक हो पाएगा, कोई कमरा मिलेगा? बूढ़े ने फिर से उंगली से इशारा किया। ढाबे के पीछे की तरफ कुछ कमरे बने थे। ठीक है, कितने पैसे? बूढ़े ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। 300, ठीक है। वो गूंगा लड़का मेरे पास आया और मुझे हाथ से पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। हम ढाबे के पीछे एक अंधेरे गलियारे में पहुंचे। यहां सीलन की गंध और भी तेज थी। उसने एक कमरे के दरवाजे पर लगा ताला खोला। ताला वो दरवाजे के बाहर की तरफ लगा था। मुझे ये बात थोड़ी खटकी। कमरे को अंदर से बंद करने के लिए कोई कुंडी या सिटकनी नहीं थी, सिवाय एक छोटे से कुंडी के, जो बहुत कमजोर था। कमरा छोटा और गंदा था। एक खाट पड़ी थी जिस पर एक मैला सा गद्दा था। खिड़की पर जाले लगे थे। यहीं सो जा, लड़के ने पहली बार फुसफुसाकर कहा। मैं चौंका। तू तो गूंगा था। लड़के ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, जैसे मुझे चुप रहने को कह रहा हो। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। खाना बिल्कुल मत खाना, उसने फुसफुसाकर कहा और तेजी से वहां से चला गया। अब मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। खाना मत खाना, पर मैं तो खा चुका था। मैंने दरवाजा बंद किया और वो कमजोर सा कुंडी लगा दिया। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। मुझे चक्कर सा महसूस होने लगा। वो खाना, उस खाने में जरूर कुछ था। मैं खाट पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश अब धीमी हो गई थी, पर हवा जोर जोर से चल रही थी, जिससे टीन की छत खड़खड़ा रही थी।
मुझे गलियारे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, भारी कदमों की आहट जो मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैं अपनी सांस रोककर सुनने लगा। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था और दरवाजे को सूंघ रहा था। मैं डर के मारे जम गया। फिर मैंने उस बूढ़े की आवाज सुनी, सो गया, लगता है दवा ने असर कर दिया। दवा? कौन सी दवा? मतलब उस खाने में। मुझे अब समझ आया कि वो कोने में बैठा शॉल वाला मुसाफिर सो नहीं रहा था, वो शायद बेहोश था या मर चुका था। कदमों की आहट दूर चली गई। मैं जानता था कि मुझे यहां से निकलना होगा। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। वो खाना जहर नहीं था, वो कोई नशीली दवा थी। मैंने जबरदस्ती खुद को घसीटकर खिड़की तक पहुंचाया। खिड़की से बाहर देखा। ढाबे के पीछे एक छोटा सा आंगन था और उसके आखिर में एक बड़ा सा गहरा कुआं था। मैंने जो अगला मंजर देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वो बूढ़ा और वो गूंगा लड़का उस कोने में बैठे मुसाफिर को घसीटते हुए ला रहे थे। वो मुसाफिर बेजान था। उन्होंने उसे कुएं के पास लाकर पटक दिया। बूढ़े ने अपनी जेब से एक बड़ा सा धारदार छापड़ निकाला। मेरी सांसें थम गई। बूढ़ा उस आदमी के टुकड़े कर रहा था और वो लड़का, वो बेजान आंखों से ये सब देख रहा था। बूढ़ा उन टुकड़ों को एक बड़ी सी बोरी में भर रहा था। मुझे याद आया वो दाल का मीठा सा सड़ा हुआ स्वाद। मैं और नहीं देख सका। मैं समझ गया था कि ये ढाबा नहीं, ये एक कसाई खाना है। ये बूढ़ा मुसाफिरों को लूटता है, मारता है और शायद, मैं जानता था कि अगला नंबर मेरा है। मुझे यहां से भागना था, चाहे जो हो जाए। मैंने कमरे में देखा। भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो खिड़की। मैंने खाट से जोर लगाकर खिड़की के शीशे पर दे मारा। आवाज सुनकर बूढ़ा मेरी तरफ दौड़ा। रुक जा हरामजादे, वो चिल्लाया। मैं टूटी खिड़की से बाहर कूदा। मेरे पैर में कांच का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस लंगड़ाते हुए भाग रहा था। छोटू पकड़ उसे, बूढ़े ने चीख कर कहा। वो गूंगा लड़का मेरे पीछे दौड़ा। मैं अपने ट्रक की तरफ भाग रहा था। लड़के ने मुझे पकड़ लिया, पर उसने मुझे धक्का नहीं दिया। उसने मुझे ट्रक की तरफ धकेला और मेरी जेब में कुछ ठूंस दिया। वो मेरी ट्रक की चाबियां थीं। भागो, वो चीखा। वो तुम सबको कुएं में डाल देता है, भागो। बूढ़ा हम तक पहुंच गया था। उसने अपने छापर से लड़के पर वार किया। लड़का एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस मंजर को देखकर सुन्न पड़ गया। बूढ़े की आंखें अब लाल हो रही थीं। वो मेरी तरफ लपका। मैं जैसे तैसे केबिन में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हाथों से मैंने चाबी लगाई। इंजन घर घर आया, पर स्टार्ट नहीं हुआ। बूढ़ा बाहर से दरवाजे पर छापड़ मार रहा था। खोल दरवाजा, आज तू नहीं बचेगा। वो खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और एक्सेलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा। बूढ़ा मुश्किल से रास्ते से हटा। मैंने साइड मिरर में देखा। वो मुझे घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक पैशाचिक मुस्कान थी। मैं ट्रक को भगाता रहा। मैं नहीं रुका। मैं लंगड़ाता रहा। मेरे पैर से खून बह रहा था, पर मैं रुका नहीं। मैं तब तक चलता रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं दिख गई। मैंने ट्रक को एक बड़े भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर रोका। वहां कई और ट्रक खड़े थे। मैं ट्रक से उतरा और सीधा जमीन पर गिर गया। कुछ ड्राइवर मेरी तरफ दौड़े। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। वो बूढ़ा, वो लड़का, वो कुआं। उनमें से एक बूढ़ा ड्राइवर जो सरदार जी थे, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, तू आदमखोर ढाबे से बच आया है। आदमखोर ढाबा? हाँ, उन्होंने कहा। NH-44 के इस हिस्से पर आज से 20 साल पहले एक ढाबा हुआ करता था। उसका मालिक हरनाम सिंह मुसाफिरों को लूटकर मार डालता था और कहते हैं कि वो उनका मांस पकाकर दूसरे मुसाफिरों को खिलाता था। एक रात जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने अपने गूंगे बेटे समेत खुद को उसी कुएं में गिराकर जान दे दी। पर बाबा, वो लड़का, वो तो जिंदा था, उसने मेरी मदद की, मैं चीखा। सरदार जी ने एक गहरी सांस ली।
पुत्र, वो ढाबा 20 साल पहले ही जलकर राख हो गया था। उस रास्ते पर अब कोई ढाबा नहीं है। तुझे जो दिखा वो एक छलावा था। वो बाप बेटे की रूहें आज भी वहां भटकती हैं। बाप आज भी शिकार ढूंढता है और बेटा शायद अपने बाप के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तुझ जैसे किसी बदनसीब मुसाफिर की मदद करता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। उसमें एक छोटा सा पुराना लोहे का ताला था। शायद ये वही ताला था जो मेरे कमरे के बाहर लगा था। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान ढाबों पर रुकने से पहले 100 बार सोचें।